Hello guys, this is Agri Growth Agriculture channel where we study farming based livelihood system. ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए सबसे परफेक्ट वीडियो है जिसमें आपके सभी टॉपिक्स और सभी क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको ब्रीफली डिस्कस किया जाएगा। और ये एक सीरीज आने वाला है जिसमें एक से ज़्यादा लेक्चर होंगे। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जो आप फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम जो बीएससी एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है और एक सब्जेक्ट है जिसका आपका पेपर होता है। तो आप शुरू करते हैं। अब फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है क्या? ये एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो फार्म फैमिली फॉलो करती हैं एग्रीकल्चरल इनकम ग्रोथ के लिए, फूड ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए। इसमें हम क्या क्या करते हैं ये हम ब्रीफली पढ़ेंगे। इसमें क्रॉप होती है, लाइफ स्टॉक फार्मिंग होती है, फिशरीज होते हैं, पोल्ट्रीज होती है, हॉर्टिकल्चर होता है, एग्रो फॉरेस्ट्री होता है। ये सबका ये इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो सबको ऐसे सिस्टम में बनाया जाए कि इनकम इंक्रीज हो जाए, फूड ज़्यादा हो जाए और एम्प्लॉयमेंट बढ़े। तो ये फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। फूड और न्यूट्रिएंट सिक्योरिटी के लिए ये मेनली किया जाता है। टू जनरेट रेगुलर इनकम जनरेट करने के लिए, टू रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर के रिस्क को कम करने के लिए, टू प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, टू इम्प्रूव सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। तो मेनली ये फार्मर के फेवर में किया जा रहा है जिससे हम उनका क्या हो सकता है, फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी मिल सके, रेगुलर जनरेट ऑफ इनकम हो सके, रिड्यूस क्रॉप फेल्योर, प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और इम्प्रूव करे सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। तो फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या है, क्यों करते हैं, ये अब हम समझ चुके हैं। तो चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या है? तो इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं क्रॉप प्रोडक्शन, खेती जिसमें जो हम ट्रेडिशनल रूप से करते आ रहे हैं, कल्टीवेशन, गेहूं का, राइस का, मेज़ का। दूसरा लाइफ स्टॉक फार्मिंग जो कि हम देखते हैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमांड एंड वर्किंग प्रोफेशन है, डेयरी। दूसरा है फिशरीज, फिर पोल्ट्री फार्म, एग्रो फॉरेस्ट्री, बी कीपिंग एंड सेरिकल्चर। बी कीपिंग यानी जिसमें हम हनी तैयार करते हैं, और सेरिकल्चर जिससे सिल्क वर्म को जो पालते हैं और सिल्क प्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेजर कंपोनेंट्स है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के। अब आगे चलते हैं। चौथा जो इससे क्वेश्चन बन सकता है कंपोनेंट से, रोल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में क्या रोल है क्रॉप प्रोडक्शन का? क्रॉप प्रोडक्शन जो है स्टेबल इनकम के सोर्स हैं जो कि सीजनल होते हैं। फूड ग्रेन प्रोड्यूस होता है। फोडर यानी कि चारा, जो कि हम अपने लाइफ स्टॉक्स को यानी मवेशी, गाय, बफेलो, इन सब को खिलाने के लिए जो वेस्ट है एग्रीकल्चर का यूज होता है। रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसको हम प्रोसेस करके मार्केट में सेल करते हैं। लाइफ स्टॉक के फीडिंग के लिए फीड होता है। वाइल्ड क्रॉप जनरेट प्राइमरी इनकम, और ये प्राइमरी इनकम जनरेट करता है और ये सीजनल होता है ये। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम क्या है? डिफाइन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम आप समझते हैं कि होता क्या है? ये एक अप्रोच है फार्मिंग का जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा इंटरप्राइजेस को हम कंबाइन करते हैं, जैसे क्रॉप, डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो इन सब को कंबाइन करके एक मैक्सिमम आउटकम निकालने के लिए और मैक्सिमम इनकम जनरेट करने के लिए जो सिस्टम फॉलो करता है उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम बोलते हैं।
अब इसका दो पहलू होगी, एडवांटेज होगी, डिसएडवांटेज तो इसकी है ही नहीं। एडवांटेज क्या है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का, ये देखते हैं। हाई टोटल इनकम है, टोटल इनकम हाई हो जाता है। इफिशियंट रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकलिंग होता है। रिड्यूस इनपुट कॉस्ट, अगर हम एक से ज़्यादा एक ही जगह पे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं तो इनपुट कॉस्ट बचता है, प्रॉफिट इंक्रीज होता है। और ईयर राउंड मतलब ईयर टू ईयर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है और रिस्क कम होता है। बहुत जगह पे क्रॉप फेलियर का रिस्क रहता है, तो उसमें हमें लाइफ स्टॉक जो है एक बैकबोन की तरह काम करेगा। पोल्ट्री एक बैकबोन की तरह काम करेगा, फिशरीज एक बैकबोन की तरह काम करेगा। और तीसरा एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। अब ये तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम समझ गए, ये होता क्या ये भी समझ गए, एडवांटेज भी समझ गए। तो अब चलते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। तो हम देखते होंगे जो क्रॉप के वेस्टेज है, वो लवारी भूसा, जो गाय बफेलोज ये सब क्या मेजर फीडर है, तो ये दोनों एक साथ कंबाइन होकर ज़्यादा ग्रोथ दे सकते हैं। क्रॉप और पोल्ट्री फार्म, क्रॉप और फिशरीज, क्रॉप और डेयरी पोल्ट्री, क्रॉप और हॉर्टिकल्चर, बी कीपिंग, ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन रूरल लाइवलीहुड। अब रूरल लाइवलीहुड में लाइव स्टॉक का क्या इंपॉर्टेंट है, मवेशी का क्या इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारा जो इंडिया है वो प्रोटीन डिफिशिएंट कंट्री में इसका नाम आता है। तो मेजर प्रोटीन सोर्स हमारे रूरल एरिया में मीट और मिल्क है। और इससे लाइवली स्टॉक जो है मिल्क प्रोड्यूस करता है, मीट प्रोड्यूस करता है, और उसके वेस्ट से हम बहुत जगह मैन्योर्स बनाते हैं, बायो कंपोस्ट बनाते हैं, और जो कि एक अच्छा इनकम स्रोत है और अच्छा हेल्थ के लिए, अच्छे क्रॉप के लिए यूज़फुल है। और ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग सिस्टम को जनरेट करता है। अब लाइवलीहुड बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक बेस्ड फार्मिंग सिस्टम। अब लाइवलीहुड लाइफ स्टॉक पे कैसे बेस्ड है, क्रॉप लाइवलीहुड सिस्टम, ये जो है बहुत कॉमनली यूज लाइवलीहुड सिस्टम है। ट्रेडिशनली हम लोग पुराने ज़माने से, एंशियंट टाइम से ये यूज़ कर रहे हैं। और मिक्स्ड फार्मिंग सिस्टम भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप अगर आपके एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से होंगे तो आप जानते होंगे सरसों और मटर के दाने को साथ में बोया जाता है, या फिर मकई और आलू को एक साथ बोया जाता है। तो ये एक मिक्स फार्मिंग का एग्जांपल्स है। और फिर हम चलते हैं, इसका जो लाइवलीहुड का जो दूसरा कंपोनेंट है फिशरीज एंड पोल्ट्री। और फिशरी और पोल्ट्री का क्या रोल है। अब रोल ऑफ फिशरीज इन लाइवलीहुड सिक्योरिटी, फिशरीज प्रोवाइड हाई प्रोटीन। फिशरीज जो है एक एक्स्ट्रा इनकम स्रोत है जो कि मैक्सिमम 3 मंथ में रेडी हो जाती है, इसका फिशेज रेडी हो जाती है टू सेल इन अ मार्केट। और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है, स्पेशली इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में ये अच्छे इनकम का स्रोत है। अब फिश फार्मिंग यूटिलाइज वाटर रिसोर्सेज एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, और ये इंक्रीज करेगा प्रॉफिट। अब ग्रामीण क्षेत्रों में इरिगेशन के लिए तो हम लोग नदी, पॉन्ड, खड्डे जो भी है करते हैं इरिगेशन के लिए। तो अगर हम उसमें फिश का पालन करें और वही पानी को इरिगेशन में यूज करें तो हमें डबल बेनिफिट मिल सकती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट ऑफ पोल्ट्री फार्म्स। अब इम्पोर्टेंट क्या है पोल्ट्री फार्म्स के, ये प्रोवाइड करता है क्विक रिटर्न इन द सेंस कि पोल्ट्री फार्म में जो है बहुत फास्टली रिटर्न रहता है। क्रॉप तो सीजनल है, इसमें मिनिमम इसको तैयार होने में 120 दिन से 130 दिन लगते हैं। लेकिन पोल्ट्री फार्म जो है इसमें कोई भी मतलब रिटर्न एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। वुमेन और यूथ जो है इसमें ज़्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। और न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, एक प्रोटीन रिच है, मीट विथ लो इन्वेस्टमेंट। और ये जो है मीट
क्रिएट करता है विथ लो इन्वेस्टमेंट के साथ। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर। ये एक टाइप है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का, एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या है? जिसमें हम प्लांटेशन ऑफ वेजिटेबल्स, प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स और भी जो मसाले, इन सब के प्लांटेशन को सीखते हैं, उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर एक हमारा अलग ही सब्जेक्ट है इन बीएससी एग्रीकल्चर, जो कि आपको एक अलग लेक्चर में पढ़ाया जाएगा। अगर आप डिमांड करोगे तो फिर हम एक हॉर्टिकल्चर को भी पढ़ाएंगे। अब एग्रो फॉरेस्ट्री और हॉर्टिकल्चर को देखते हैं कि वो कैसे प्ले करता है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में मेजर रोल। तो इसका अब एग्रो फॉरेस्ट्री होता है क्या, पहले ये समझते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री इज अ लैंड यूज सिस्टम वेयर ट्रीज, क्रॉप एंड समटाइम्स लाइव स्टॉक आर ग्रोन टुगेदर। एग्रो फॉरेस्ट्री में ये ट्रीज, क्रॉप और समटाइम लाइव स्टॉक, तो जंगल, उसमें प्लांट भी हैं, ट्री भी हैं, क्रॉप भी हो सकते हैं, कुछ फ्रूट्स के पौधे भी हो सकते हैं, मवेशी की भी उसमें चढ़ा सकते हैं, और टुगेदर ऑन द सेम लैंड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। और इन सबको साथ में लेके हम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री समझ गए, ये ब्रांच ऑफ बीएससी एग्रीकल्चरल है। अब बेनिफिट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री से क्या होता है? पहले तो सॉइल कंजर्वेशन होगा, वाटर कंजर्वेशन होगा। और वाटर हमारी सबसे पहला नीड है जिसे हम कंजर्व करना पड़ेगा, हमें करना चाहिए फॉर इरिगेशन, क्रॉप प्रोडक्शन, फॉर ड्रिंकिंग, जो भी बोले आप। एडिशनल सो इनकम फॉर टिम्बर एंड फ्यूलवुड। और मेनली जो है हम एग्रो फॉरेस्ट्री से टिम्बर यूज़ करते हैं फर्नीचर के लिए, और फ्यूल यूज़ करते हैं जलावन के लिए ग्रामीण इलाकों में। और ये इम्प्रूव करता है बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रिजाइलेंस। और रोल ऑफ हॉर्टिकल्चर इन फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अब हॉर्टिकल्चर का क्या रोल है? हॉर्टिकल्चर इंक्रीज फार्म इनकम थ्रू फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर और स्पाइसेस। तो आपको पता है हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ते क्या है? फ्रूट्स के बारे में फ्रूट प्लांटेशन पढ़ते हैं, वेजिटेबल प्लांटेशन पढ़ते हैं, फ्लावर और स्पाइसेस। तो इसका जो इंक्रीज करे इसके थ्रू इनकम, तो उसको हॉर्टिकल्चरल बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम बोलते हैं। और ये मेनली प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, जैसे हम मैंगो से हम विटामिन ए लेते हैं, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करता है, एंड हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया। और ये हायर रिटर्न पर यूनिट एरिया देता है। जैसे हम नर्सरी देख ले, नर्सरी हो गया, फिर प्लांटेशन हो गया, बहुत उडी प्लांट के प्लांटेशन हो गए, ये सब हाई रिटर्न गिविंग एग्रीकल्चर सोर्स हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब ये क्या है? डरना नहीं है, नॉर्मल, ये भी सेम लाइवलीहुड सिस्टम को इंश्योर सिक्योरिटी कैसे मिलेगा? सिक्योरिटी कैसे मिलेगा? FBLS इंश्योर लाइवलीहुड सिक्योरिटी बाय डाइवर्सिफाइंग इनकम सोर्सेज। अब हम तो ऐसा जानते हैं कि बारिश नहीं हुई, क्रॉप फेल्योर हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी है, तो इसमें क्या करता है फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम? इसको डाइवर्सिफाई कर देता है इनकम, कि किसी भी एक मेन स्रोत पे हम डिपेंड नहीं हैं। हमारे पास बहुत सारे इनकम स्रोत हैं, लाइव स्टॉक है, हॉर्टिकल्चर है, क्रॉप फार्मिंग है, डेयरी फार्मिंग है, जो है हमारे पास एक से ज़्यादा इनकम सोर्स है। तो इससे जो है डाइवर्सिफाइंग इनकम सोर्स है, और इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है, और रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन ए सिंगल इंटरप्राइजेस टू क्लाइमेट चेंज, improving resilience to climate change and ensuring continuous employment। और ये continuous employment देता है कि एक बार सूखा पड़ गया तो हम लोग फिर अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इस सब चीज़ से ये हमें बचाता है। रोल ऑफ FBLS इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब इसका सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में क्या रोल है? तो FBLS प्रमोट्स एफिशिएंट रिसोर्सेज यूज। अब ये क्या करता है ना, रिसोर्सेज का रिसाइकलिंग करता है। तो डेयरी के वेस्ट को हम
वेस्ट को हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र की तरह यूज़ कर लिए। फार्म के वेस्ट को हम काउज एंड बफेलोज फीडर की तरह यूज़ कर लिए। और ये डिक्रीज़ करता है केमिकल यूज़, और इससे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल होगा, वाटर होगा, और एग्रीकल्चर को इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल बना देंगे। चैलेंजेज एंड स्कोप। अब इसका चैलेंज और स्कोप क्या है? चैलेंज क्या है लाइवलीहुड सिस्टम को फॉलो करने का? कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अब इसमें क्या दिक्कत है ना, कि छोटे लैंड वाले को थोड़ा, लैंड होल्डिंग जिनके पास छोटा लैंड है तो उनके साथ थोड़ी दिक्कत है, और जिनके पास लैक ऑफ कैपिटल मतलब सीड्स खरीदने के लिए, प्लांटेशन के लिए, कि थोड़ी बहुत पैसे लगते हैं, और मार्केट एक्सेस ना हो, लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज हो, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हो, तो ये सब जो है चैलेंजेस है लाइवलीहुड सिस्टम के लिए। तो इसी सब को चैलेंजेस को फेस करने के लिए हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल पैटर्न बनाएंगे। तो देखते हैं आगे चैलेंजेस एंड स्कोप। अब स्कोप और चैलेंजेस क्या है, तो इस चैलेंजेस तो हम देख लिए कि स्मॉल लैंड होल्डिंग जिसके पास है उसके लिए मेजर चैलेंज है लैक कैपिटल, पुअर मार्केट एक्सेस। अब हम क्रॉप प्रोडक्शन किए और वो मार्केट तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, तो फिर वो तो स्पॉइल हो जाएगा और हमें अच्छी रेट नहीं मिल पाएगी। तो ये मेजर चैलेंज है। लिमिटेड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और हमारे पास टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ना हो जिससे हम अपने प्रोडक्शन को बेहतर बना सके, तो ये एक मेजर चैलेंज है। तो हमारे गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिससे हम अपने फार्मर्स को टेक्नोलॉजी से अवतरित करवाते हैं। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, स्कोप ऑफ FBLS इन इंडिया। फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम का स्कोप क्या है भारत में? इंडिया में तो इसका बहुत ही मेजर स्कोप है, क्योंकि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, एडॉप्शन इंटीग्रेटेड एंड डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम इन्हेंस कर सकता है उनका इनकम, एम्प्लॉयमेंट और सस्टेनेबिलिटी। अब हम चलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अब नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या है? जिसमें हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट होंगे लाइवलीहुड सिस्टम के लिए। इट refers to livelihood activities dependent on natural resources, such as land पे डिपेंडेंट होंगे, वाटर पे डिपेंड होंगे, फॉरेस्ट पे डिपेंड होंगे, एंड बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंड करेंगे। और इसमें एग्जाम्पल है फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री। और इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन FBLS, इसका क्या इम्पोर्टेंस है नेचुरल रिसोर्सेज का फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में? ये बेस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और एलाइज सेक्टर के लिए, और सपोर्ट करता है फूड एंड इनकम सिक्योरिटी, मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, इंश्योर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये प्रोवाइड करता है बेस यानी लैंड होगा तो फिर हम एग्रीकल्चर कर पाएंगे। सपोर्ट फूड एंड इनकम सिक्योरिटी, सपोर्ट करता है फूड और इनकम सिक्योरिटी का। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, और मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को ये सपोर्ट करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं लैंड बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। वो था नेचुरल बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अब लैंड बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम को हम एक्सप्लेन करेंगे। लैंड बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम इंक्लूड्स क्रॉप फार्मिंग, ये इंक्लूड्स करता है क्रॉप फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड पास्चर मैनेजमेंट, where land is the major production resources। लैंड बेस में है कि लैंड जो है हमारा वो मेजर प्रोडक्शन रिसोर्सेज है, जिसमें क्रॉप फार्मिंग करेंगे, हॉर्टिकल्चर करेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री करेंगे एंड पैस्चर मैनेजमेंट करेंगे। प्रॉब्लम ऑफ लैंड बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम।
इसमें जो है फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग है, ये मेजर प्रॉब्लम है। सॉइल डिजेनरेशन, सॉइल का डिजेनरेशन, वाटर सिक्योरिटी, लो प्रोडक्टिविटी, तो इस सब को सॉइल डिजेनरेशन हो गया तो ये एक मेजर लैंड वेस्ट लाइवलीहुड सिस्टम का प्रॉब्लम है। वाटर स्कार्सिटी जो है मेजर प्रॉब्लम है। लो प्रोडक्टिविटी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। और ये वाटर बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या है? जिस पे हम वाटर पे डिपेंडेंट हो। वाटर बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम डिपेंड्स ऑन वाटर रिसोर्सेज, और इसमें हम वाटर रिसोर्सेज डिपेंड हैं फॉर एक्टिविटीज़ के लिए, अपने सभी एक्टिविटीज़ के लिए। और वो एक्टिविटीज़ क्या है? हम वाटर से कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं? फिशरीज से, एग्रीकल्चर से, इरिगेशन फार्मिंग से एंड एलाइड एक्टिविटीज़, बहुत से वाटर से हम एग्रीकल्चर इनकम जनरेट कर सकते हैं। रोल ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन रूरल लाइवलीहुड। अब एक क्वेश्चन मन में आता है कि रूरल जो एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो वाटर का क्या रोल है? वाटर रिसोर्स सपोर्ट इरिगेशन, ये सपोर्ट करता है इरिगेशन, फिश प्रोडक्शन, लाइफ स्टॉक नीड एंड एम्प्लॉयमेंट, देयर बाय इम्प्रूविंग रूरल इनकम। और ये रूरल इनकम को इंक्रीज कर देता है। तो इसमें हम ग्रामीण क्षेत्र में क्या करते हैं इन वाटर रिसोर्सेज के? तो वाटर रिसोर्सेज से हम फिश प्रोडक्शन कर सकते हैं, मवेशियों को पानी पिला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एक वाटर रिसोर्सेज जो है एग्रीकल्चर में एक मेजर फैक्टर है इनकम का और एम्प्लॉयमेंट का। और हम अगला टॉपिक देखते हैं फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। इसमें हम डिपेंड करेंगे, लाइवलीहुड सिस्टम में हम फॉरेस्ट पे डिपेंड करेंगे। और ये फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम क्या है? फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट रिसोर्सेज। जंगल के रिसोर्स पे हम डिपेंड करेंगे, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम। अब क्या है उस जंगल रिसोर्सेज? जंगल में क्या क्या हमें मिलता है? हमें तो पहली टिम्बर मिलती है, जलावन मिलता है, फोडर फॉर लाइफ स्टॉक मिलती है, चारा बकरियों के लिए, गाय के लिए, और मेडिसिन प्लांट मिलती है, हनी मिलता है, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट, जैसे कि हमें फॉरेस्ट से बॉम्बू प्लांट फॉर फूड, बम्बू प्लांट फॉर हमें जलाने के लिए बम्बू प्लांट मिल जाता है, हमें घर बनाने के लिए बम्बू प्लांट मिल जाता है, मेडिसिन मिलती है, हनी मिलता है। और नॉन टिम्बर जैसे महुआ, लेटेक्स, ये सब जो है फ्रूट्स, ये हम फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम से हमें मिलती है। और ये एक अच्छी स्रोत है इनकम जनरेट करने के लिए। हम मेडिसिनल प्लांट, जड़ी बूटियों को मार्केट में सेल करते हैं। और ये फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम में मेनली डिपेंडेंट जो हैं वो ट्राइबल्स हैं फॉर देयर सस्टेनेबल इनकम। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन लाइवलीहुड सिक्योरिटी। अब क्या इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट का लाइवलीहुड सिक्योरिटी में? ये मेन जो है ट्राइबल का इनकम सोर्स है, मेन सोर्स है ट्राइबल का इनकम का। ये फॉरेस्ट जो है मेन इनकम सोर्स है। प्रोवाइड फूड प्रोवाइड करता है, और फ्यूल और फोडर, मतलब कि खाना, हमारा जलावन, फ्यूल, और जो है पशुओं का खाना। और ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी और प्रोटेक्ट सॉइल। फॉरेस्ट जो है हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फॉरेस्ट जो है हमारे सॉइल और वाटर को प्रोटेक्ट करता है। धन्यवाद, और फिर हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अभी आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक बार अपने कॉपी पे खुद से करें, और सेमेस्टर एग्जाम में अच्छी मार्क्स लाएं। धन्यवाद, नमस्ते।